अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले एक साल में ऐसी कौन सी चीज़ बदली है जिसका असर आपके पेट्रोल, मोबाइल, विदेश यात्रा, बच्चों की पढ़ाई, एसआईपी, गोल्ड और यहाँ तक कि आपकी नौकरी तक पर पड़ सकता है, तो आप शायद सोचेंगे कि मैं शेयर मार्केट क्रैश की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। असली जवाब है इंडियन रुपी की वैल्यू। आज डॉलर लगभग 96 या उससे ऊपर के आसपास पहुंच चुका है। यानी कुछ समय पहले जहां $1 खरीदने के लिए लगभग 85 रुपये देने पड़ते थे, आज उसी डॉलर के लिए 96 रुपये से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। सुनने में हो सकता है आपको छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन सच ये है कि यही बदलाव धीरे धीरे आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत जैसी इकोनॉमी में जहां हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, कमज़ोर रुपया सिर्फ एक करेंसी मूवमेंट नहीं होता है, यह सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रुपया आखिर गिर क्यों रहा है, इसका आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर पड़ता है और कौन से सेक्टर्स इस रुपये के गिरने का फ़ायदा उठाते हैं, कौन सी कंपनियां दबाव में आती हैं और सबसे ज़रूरी, एक समझदार इन्वेस्टर को ऐसे समय में करना क्या चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा रुपी डीवैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। रुपया गिरता क्यों है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। किसी भी देश की करेंसी की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया उस करेंसी को कितना वैल्यू देती है। एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप एक ऐसी दुकान पर जाते हैं जहां सिर्फ यूएस डॉलर एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ इंडियन रुपी है। अब अगर रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा तो वही सामान खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। यही चीज़ देशों के साथ भी होती है। भारत बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चिप्स हो, मशीनरी हो, और इन सब की पेमेंट ज़्यादातर यूएस डॉलर में होती है। अब सवाल है कि अभी रुपया अगर कमज़ोर हो रहा है तो इसका असर इवेंचुअली हमारे इंपोर्ट बिल पे पड़ेगा और उसकी वजह से हमारे इंपोर्ट कॉस्ट महंगे होते जाएंगे। अब रुपया महंगा हो क्यों रहा है आई एम सॉरी, रुपया सस्ता क्यों हो रहा है, और इसके पीछे के 3 बड़े कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण, महंगा क्रूड ऑयल। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 88% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है, और जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो भारत को ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली रुपी वीक होता है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट टेंशन, वॉर सिचुएशन या ऑयल सप्लाई इशू का सीधा असर भारतीय रुपी पे पड़ता है। दूसरा कारण रुपी डिवैल्यूएशन का, एफआईआई की सेलिंग। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो वो इंडियन एसेट्स बेचकर डॉलर वापस ले जाते हैं, और इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपी फर्दर डीवैल्यू होता है। 2026 में एफआईआईज ने भारी सेलिंग की है और इसका दबाव रुपये पे साफ दिखाई देता है। और तीसरा कारण, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जब दुनिया में ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन हो, टैरिफ टेंशन हो या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही हो, तो इन्वेस्टर्स को सुरक्षित एसेट्स चाहिए होता है, और दुनिया में सबसे बड़ा सेफ हेवन अभी भी यूएस डॉलर माना जाता है। इसलिए अनसर्टेनिटी बढ़ते ही डॉलर मजबूत होने लगता है और रुपया कमज़ोर होने लगता है। अब इसका सीधा असर आपकी अपनी ज़िंदगी पर कैसे पड़ता है ये समझते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। आप अगर कहें कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रुपये में खर्च करता हूँ, मैं थोड़ी डॉलर में खर्च करने जा रहा हूँ। फ़र्क बहुत साफ है। स्मार्टफोन,
इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल महंगे, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, लैपटॉप्स हों, गेमिंग डिवाइसेस हों, इनमें से बहुत सारी चीज़ें या इनके कंपोनेंट सीधे इंपोर्ट होते हैं। जब रुपया गिरता है तो कंपनियों की कॉस्ट बढ़ जाती है और वही कॉस्ट आखिरकार कस्टमर तक ही इवेंचुअली पहुंचती है महंगी कीमतों के फॉर्म में। यानी फ्यूचर में प्रीमियम फोन्स, गैजेट्स और महंगे हो सकते हैं। पेट्रोल एंड डीजल, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और भारत जैसा मैंने बताया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड डॉलर में ख़रीदता है। अब अगर डॉलर महंगा हुआ तो इवेंचुअली क्रूड ऑयल महंगा होगा, तो डबल प्रेशर यहाँ से आ जाता है और उसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, उससे सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, कैब्स के किराए बढ़ेंगे, डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगी, खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब पर। यानी रुपया गिरता है तो इनडायरेक्टली आपकी पूरी लाइफस्टाइल महंगी हो जाती है। फॉरेन ट्रैवल, अगर आपका सपना यूरोप ट्रिप पे जाने का है या यूएस में वेकेशन मनाने का है, कोई इंटरनेशनल हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, तो वीक रुपी आपकी प्लानिंग बिगाड़ सकता है, क्योंकि फ़्लाइट्स के किराए भी डॉलर लिंक्ड हैं, होटल कॉस्ट भी डॉलर लिंक्ड है, वीज़ा चार्जेस फॉरेन करेंसी में ही होती है, शॉपिंग भी अगर आप करेंगे तो वो भी फॉरेन करेंसी में ही करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में। यानी वही ट्रिप अब पहले से काफ़ी महंगा हो सकता है आपके लिए। भले आप टीवी पर नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ओटीटी हो, ऑनलाइन सर्विसेज जो भी आपने ले रखा है, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे हैं, इनका बिजनेस ग्लोबल करेंसी में चलता है। इसलिए लंबे समय में रुपया कमज़ोर अगर होता है तो आपकी सब्सक्रिप्शन की प्राइस भी आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है रुपये के गिरने का। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, सबसे आप जो इंटरेस्टेड होगे एज ए इन्वेस्टर, वो यही हिस्सा है कि क्या वीक रुपी हमेशा एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बुरी खबर है? नहीं, कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत फ़ायदा भी बनता है। कौन से सेक्टर्स? जैसे कि आईटी सेक्टर, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है रुपी डिवैल्यूएशन का। क्यों? क्योंकि इंडियन आईटी कंपनी डॉलर में कमाती है लेकिन खर्च रुपये में करती है यहाँ लोगों को सैलरी देने में। जैसे अगर किसी आईटी कंपनी को यूएस क्लाइंट से मान लो कि 10 लाख डॉलर मिले और डॉलर 85 का हो तो रेवेन्यू हुआ लगभग 8.5 करोड़। लेकिन अगर डॉलर 96 का हो जाए तो वही रेवेन्यू 9.6 करोड़ का हो जाएगा। यानी सेम काम, सेम रेवेन्यू, लेकिन ज़्यादा रुपया। और इसलिए वीक रुपी के समय अक्सर आपने देखा होगा कि आईटी कंपनियां भागती हैं, मजबूत दिखाई देती हैं। दूसरा बेनिफिशियरी जो होता है वो है फार्मा एक्सपोर्ट कंपनीज। भारत दुनिया की फार्मेसी कही जाती है। इंडियन फार्मा कंपनीज यूएस और कई देशों में एक्सपोर्ट करती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है तो उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ जाती है। इसलिए अक्सर जैसे आपने देखा होगा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां, जब भी रुपी डीवैल्यू होता है तो इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए आपने देखे होंगे। तीसरा इम्पैक्ट होता है गोल्ड पर। गोल्ड ट्रेडिशनली वीक करेंसी और इन्फ्लेशन के समय अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखा गया है, क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में प्राइस्ड होता है। इसलिए अगर डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमज़ोर होता है, तो इंडिया में गोल्ड और महंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि अनसर्टेनिटी के समय लोग गोल्ड को हेज की तरह देखते हैं। चौथा सेक्टर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी सेक्टर्स होंगे, चाहे वो टेक्सटाइल हो, केमिकल्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनियां हो, जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें वीक रुपी सपोर्ट देता है, क्योंकि उन्हें फॉरेन अर्निंग्स ज़्यादा वैल्यू में कन्वर्ट होती हुई मिलती है। नुकसान किन सेक्टर्स को होता है? रुपी जब गिरता है तो ये उन सेक्टर्स के लिए हेडेक बन जाता है। किन के लिए? पहला, जो इंपोर्ट हैवी सेक्टर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वाली कंपनियां, इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और अगर कंपनी प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाती है तो मार्जिन कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं।
दूसरा असर सीधा पड़ता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में। बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसी कंपनियां क्रूड ऑयल डॉलर में खरीदती हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स अपने यानी पेट्रोल डीजल भारत में बेचती है। अगर सरकार तुरंत प्राइस को पास ऑन नहीं करने देती है तो मार्जिन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कंपनियां दबाव में आ जाती हैं। तीसरी तरह की कंपनियां जैसे एयरलाइंस, एविएशन फ्यूल सीधा इंपोर्ट होता है। डॉलर स्ट्रांग होने का सीधा असर एयरलाइन की ऑपरेटिंग मार्जिन पे पड़ता है। इसलिए वीक रुपी फेज में एयरलाइंस स्टॉक दबाव में आ जाते हैं। फॉरेन एजुकेशन की प्लानिंग अगर करता है या इससे रिलेटेड जो कोई कंपनियां हैं, अगर कोई स्टूडेंट यूएस यूके में पढ़ाई की प्लानिंग कर रहा है, ऑक्सफोर्ड जाने की सोच रहा है, हार्वर्ड जाने की सोच रहा है, तो उसकी इफ़ेक्टिव फ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। वीक रुपी फॉरेन एजुकेशन को और एक्सपेंसिव बना देता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ेगा, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक तो मत कीजिए। हर गिरावट क्राइसिस नहीं होती, दिमाग से निकाल दो। कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट ज़रूरी हो सकते हैं। अपना आईटी एक्सपोजर चेक करें। अगर आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम में है तो थोड़ा आईटी, या अगर आप आईटी से अभी भी फोबिया में हैं, आपको डर लग रहा है, तो दूसरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं, कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। गोल्ड एलोकेशन हमेशा रखें। 5 से 10% गोल्ड एलोकेशन अनसर्टेनिटी के समय यूजफुल हेज देता है। तीसरा, इंटरनेशनल फंड्स ज़रूर एक्सप्लोर करें। मैं बार बार कहता हूँ, खासकर यूएस इंडेक्स फंड या ग्लोबल ईटीएफ्स वीक रुपी एनवायरनमेंट में नेचुरल करेंसी डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अब पेसिमिज्म के माहौल में एसआईपी बंद बिल्कुल मत करें। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग डरकर एसआईपी रोक देते हैं। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि वॉलेटिलिटी के समय डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड करता है। पैनिक बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है आपको। बड़े इन्वेस्टर्स फियर में पैनिक नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जब मार्केट अनसर्टेनिटी में होता है तभी फ्यूचर मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो वीक रुपया हमेशा परमानेंट नहीं होता है। आरबीआई लगातार सिचुएशन को मॉनिटर करता रहता है, और अगर ऑयल प्राइसेस नॉर्मल होते हैं, एफआईआई फ्लो वापस आते हैं, ट्रेड सिचुएशन इम्प्रूव होती है, तो रुपया फिर से स्टेबलाइज हो सकता है। इसलिए सिर्फ डरने से फ़ायदा नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है इस पूरे सिचुएशन को लार्जर होराइजन में, लार्जर पर्सपेक्टिव में, और आपको अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इसी सिचुएशन में। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि रुपया क्यों गिरता है, इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, कौन से सेक्टर्स फ़ायदा उठाते हैं, कौन सी कंपनियां प्रेशर में आती हैं, और ऐसे समय में स्मार्ट इन्वेस्टर करता क्या है। याद रखिए, मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर वही होता है जो इमोशन से नहीं, समझदारी से डिसीजन लेता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो सोचते हैं कि डॉलर बढ़ने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर रुपया और कमज़ोर होता है, 96 से 100 पहुंचता है, तो आप किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।